पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? डचों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा या फ्रेंच के द्वारा? तो सही उत्तर पुर्तगीज द्वारा, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो आप जानते हैं 1498 एडी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, यहाँ पर 20 मई 1498 को पहुंचा था, याद रखिएगा। तो पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जो है, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। अगला प्रश्न है, कौन ब्लू वाटर नीति या नीले जल की पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन है द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। दोस्तों व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन यूरोपीय शक्ति थे? तो उत्तर है पुर्तगाली। दोस्तों मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो उत्तर है अल्मीडा। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जान लीजिए कालीकट के तत्कालीन स्थानीय शासक जिसकी उपाधि जमोरिन थी, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उत्तर है अल्बुकर्क। दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ये 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो उत्तर है कोचीन में। दोस्तों याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि इस समय गवर्नर नहीं था, उसके द्वारा 1503 में कोचीन यानी कोच्चि में किया गया था। तो 1503 में जो है पुर्तगालियों ने कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो उत्तर है पुर्तगालियों ने। दोस्तों यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने दीव पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? ऑप्शन देखिए, बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो सही उत्तर हुगली है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने चेन्नई के निकट सेंथोमी और पश्चिम बंगाल के हुगली में पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो उत्तर है आपका पुर्तगालियों ने। दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जाब चारनाक, गैरोल्ड अंगियर या विलियम नॉरिस। तो सही उत्तर जाब चारनाक हो जाएगा। दोस्तों कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना
और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो उत्तर है डचों ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी या ज्वाइंट कैपिटल वेंचर 1599 में, देखिए 1599 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए इंग्लैंड नहीं है, तो यहाँ पर डच सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि अगर भारत के व्यापार के लिए सबसे पहले ज्वाइंट कैपिटल वेंचर ये लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उत्तर है अकबर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इस समय भारत का बादशाह अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था? तो उत्तर है जहांगीर। ऑप्शन बी। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611, दोस्तों याद रखिएगा, 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना था। अगला प्रश्न है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तर है सूरत में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? उत्तर सूरत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था, बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपको बताना है। तो उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। दोस्तों जान लीजिए, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने ला प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये भी आसान सा प्रश्न है। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो उत्तर है डुप्ले। दोस्तों, डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो ये सूरत में लगाया गया था। याद रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 में यहाँ पर
वर्ष याद रखिएगा 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कालबर्ट। कालबर्ट कौन था? तो लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, इसका कारण क्या था? तो उत्तर है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था और अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा यानी नाइटर और अफीम प्राप्त होता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। याद रखिएगा, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो उत्तर है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी। दोस्तों यूरोपियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो उत्तर है, ये कथन टीबी मैकाले का है। आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए टीबी मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अगला प्रश्न है, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं, सुदृढ़ व्यापार स्थल, उत्पादन केंद्र, भंडार गृह या सुदृढ़ यूरोपीय कस्बे? तो सही उत्तर भंडार गृह यानी ऑप्शन सी। दोस्तों भारत में जो यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं वो व्यापार स्थान या उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि स्टोर वेयर हाउस होते थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था? तो सही उत्तर डोमिंगो पायस ने। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सबसे पहले प्रकाश डोमिंगो पायस ने डाला था। ये पुर्तगाली यात्री था और इसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डच शब्द संबंधित है कहाँ से? तो आप जानते हैं डच शब्द ये है नीदरलैंड से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए और डचों ने मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। डच का संबंध नीदरलैंड से है। अगला प्रश्न है, भारत का जो पांडिचेरी है ये किसका उपनिवेश था? आपको बताना है। तो उत्तर है फ्रांसीसियों का, ऑप्शन डी। दोस्तों 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी थी। 1693 में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी छीन लिया और 1699 में संपन्न रिजविक समझौते के बाद पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिल पाया था पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए। तो यह पुर्तगालियों के अधिकार में था और यह बेरावल बंदरगाह में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है दीव, ऑप्शन सी। दोस्तों दीव बेरावल बंदरगाह के समीप है और दीव पुर्तगालियों के अधिकार में था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। यह आदेश किसने पारित किया था?
तो उत्तर है फर्रुखसियर ने, ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम क्या था? तो उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा आपका फोर्ट विलियम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका नाम क्या था पहले अंग्रेजी जहाज का? रेड ड्रैगन। दोस्तों याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था और यहाँ पर हेक्टर जो है ये नहीं है, तो यहाँ पर रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? आपको बताना है। तो उत्तर है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। दोस्तों भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में था और भारत में डचों की अन्य कोठियाँ पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना और बालासोर में थीं। अगला प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो उत्तर है कासिम बाजार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। अगला है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, सूरत में आपका 1613 में, उसके बाद दूसरे में मद्रास में 1639 में, याद रखिएगा। बम्बई में कब? तो बम्बई में 1687 में 1687 और कलकत्ता में 1698 में। तो ये सही क्रम हो जाएगा। सूरत में 1613, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कलकत्ता में 1698 में अंग्रेजों द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? आपको बताना है। तो उत्तर है गोवा। आप याद रखिएगा, प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन 1530 में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। तो गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा। दोस्तों 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज में उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो उत्तर है पुर्तगाली, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 1498 में वास्को डिगामा के भारत आगमन के साथ भारत में सबसे पहले विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में कब? 1961 में वापस गए थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो उत्तर है कैलिको। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो सही उत्तर
चाय हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व और कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना संयुक्त प्रांत में तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर किया गया था। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? मद्रास में चावल उगाने के लिए जो है अंग्रेजों द्वारा मजबूर या दबाव डाला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट। देखिए दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के समीप स्वाली में हराया था। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों से संघर्ष में। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो केवल एक ही कथन इसमें सही है। वो सही कथन जो है हो जाएगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, और उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ये तीनों ही विकल्प भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। और आप जान लीजिए कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना की थी, और इसकी सफलता के उपर्युक्त तीनों कारण उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन आपके सही हैं? यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की इससे समाप्ति हुई, बिल्कुल सही। और दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों में कौन से सही हैं? नीचे दो कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिला, बिल्कुल सही है। और दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यात्री था, और ऑप्शन ये का सूची 2 में जो है पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक, तो ग्रेट ब्रिटेन का कैप्टन कुक था। और तस्मान जो है ये हॉलैंड का रहने वाला था। तस्मान जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड, वर्तमान तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो 2 1 4 3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका अंत पेरिस की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध था। और पहला मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 4 1 3 4 1 3 2, 4 1 3 2 मिलान करिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसमें अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, उनके प्रवेश का सही क्रम निर्धारित कीजिए।
तो आप जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी पुर्तगाली यानी 4, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पांडिचेरी जो है ये फ्रेंच कॉलोनी थी। गोवा पर पुर्तगालियों का जो है अधिकार था। ट्रावणकोर जो है डेनिश या डेन के अधिकार में था और मद्रास पर डचों का अधिकार था। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में हमने जो है आधुनिक भारत के इतिहास के पहले चैप्टर यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको इसमें कवर किया। परीक्षाओं को सॉल्व करने के क्रम में हमने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी रिवाइज किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन है सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां या शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। दोस्तों मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है किस युद्ध को? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही उत्तर प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा प्लासी का युद्ध इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1757 में। और तिथि क्या थी? तो ये थी 23 जून। दोस्तों याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये तिथि थी 23 जून 1757। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो उत्तर है प्लासी के युद्ध में। दोस्तों प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था और ये युद्ध 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही उत्तर रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी। याद रखिएगा भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों जो है ये रॉबर्ट क्लाइव था। और आप जान लीजिए प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कथन है कि ये हीवेन बोर्न जनरल यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक विलियम पिट के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की या स्थानांतरित की? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम। दोस्तों, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। तो याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित करने वाला जो नवाब था वो मीर कासिम था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था? तो सही उत्तर ये था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 1764 में, डेट की बात की जाए तो 22 अक्टूबर। देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। और बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बक्सर के युद्ध के समय 1764 में जो है दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उत्तर है मीर जाफर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने इस सम्मिलित सेना को परास्त किया। बक्सर का युद्ध वो युद्ध था जिसने कंपनी को वास्तव में एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। तो सही उत्तर बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो सही उत्तर शाह आलम द्वितीय ने। याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए दिया जाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शन है काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है काउंट लाली, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? तो सही उत्तर मराठों ने। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था और 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? प्लासी, वांडीवाश, बक्सर युद्ध या चौसा का युद्ध? तो सही उत्तर प्लासी का युद्ध। दोस्तों आप जान लीजिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। इसमें से केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए थे और यही घटना ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो सभी साथी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखिएगा, ये जिला है नादिया। नादिया जिला है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो उत्तर है आपका बक्सर का युद्ध 1764। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये इनकी सम्मिलित सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई। इसके बाद अगस्त 1765 में अवध के नवाब और मुगल बादशाह से संधि की गई, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, और इस संधि के बाद अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सफदरजंग, सआदत खां, शुजाउद्दौला या फिर आसफुद्दौला। तो सही उत्तर सआदत खां। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान मुल्क था, बुरहानुल मुल्क था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये बताना है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद और बंगाल। तो ये आसान सा प्रश्न था, सही उत्तर बंगाल हो जाएगा। दोस्तों, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो उत्तर हो जाएगा मीर जाफर ने, ऑप्शन सी। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, और इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सही उत्तर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि, देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, शिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन को। तो सही उत्तर है मोहम्मद रजा खां। दोस्तों, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ऑप्शन है गारो, खासी, कुकी या टिप्पिरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर खासी जनजाति। दोस्तों, याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी प्राप्त करने के बाद 1765 में ब्रिटिश सिलहट आए। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। पहला है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। सही है। दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, कथन 1 सही हो जाएगा। और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी गई, जैसे आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल, और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। तो दोनों ही कथन आपके, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है
ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपकी आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है 1828 में, 1831 में, 1849 में या फिर 1856 में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 1849 में। दोस्तों याद रखिएगा 1849 में ब्रिटिशों ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था और उस समय लॉर्ड डलहौजी जो था वो आपका गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था क्या? दिल्ली, काबुल, मकराना या फिर श्रीनगर? तो सही उत्तर श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए श्रीनगर जो है वो रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे और उनके राज्य में श्रीनगर भी शामिल था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपको बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। तो याद रखिएगा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला? तो उत्तर है लाहौर, ऑप्शन सी। दोस्तों देख लीजिए कि 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया था। तो वर्ष याद रखिएगा 1799 यानी 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह सुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो सही उत्तर शाह सुजा से, ऑप्शन ए। दोस्तों शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोह ए नूर हीरा भेंट किया था। तो याद रखिएगा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कथन दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह? तो सही उत्तर खड़ग सिंह, ऑप्शन बी। दोस्तों 1839 वर्ष याद रखिएगा 1839। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? आपको बताना है। खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दलीप सिंह? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दलीप सिंह, ऑप्शन डी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था। तो याद रखिएगा सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आप जानते हैं टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था।
टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 सन याद रखिएगा। टीपू सुल्तान 1782 में जो है ये मैसूर का शासक बना था और इसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? तो सही उत्तर है आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका समय 1767 से 1769 अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली विजयी हुआ था। अगला है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। ऑप्शन है कैप्टन पोपहेम, सर आयर कूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गोडार्ड। तो उत्तर है आपका सर आयर कूट, ऑप्शन बी। दोस्तों, 1781 देखिए वर्ष याद रखिए, 1781 यानी 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल सर आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी या किसे बनाई थी? तो उत्तर है श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों, याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो ये सही उत्तर हैदर अली हो जाएगा। टीपू सुल्तान का जन्म कर्नाटक के देवनाहल्ली यानी यूसुफाबाद में हुआ था। उसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उसके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान हैदर अली और फातिमा फखरुन्निसा का पुत्र था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? मैसूर महल, किला द फोर्ट, दरिया दौलत बाग या इस्माइल घर? तो उत्तर क्या है? दरिया दौलत बाग, ऑप्शन सी। दोस्तों, दरिया दौलत बाग यानी गार्डन ऑफ द सी ऑफ वेल्थ जो है, ये टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आपको बताना है। मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम या मद्रास? तो उत्तर है मंगलौर की संधि। दोस्तों, याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलौर की संधि वर्ष याद रखिएगा 1784 यानी 1784 में हुआ था और इसी के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और ये संधि अंग्रेज सेनापति आयरकूट और टीपू सुल्तान के बीच हुई और इसके तहत दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप जान लीजिए कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज? तो उत्तर है टीपू सुल्तान के साथ।
आप जान लीजिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 हुआ और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792, मार्च 1792, याद रखिएगा। ये है, इसके तहत जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी 1792 में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, यानी किस वर्ष में? तो सही उत्तर 1799 में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पर? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में? तो सही उत्तर सरधना, मेरठ में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वांडीवाश की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या अड्डयार की लड़ाई? तो उत्तर है बांडीवाश का युद्ध 1760, 1760 वांडीवास की लड़ाई हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि वांडीवास युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? ऑप्शन है बांडीवाश की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई? तो सही उत्तर वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वांडीवाश युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई और इस युद्ध से ब्रिटिशों का प्रभुत्व पूरी तरह से जो है ये स्थापित हो गया था और फ्रांसीसी जो है इस यहाँ से पराजित हो गए थे पूरी तरह से या बुरी तरह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? देखिए, ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? तो सही उत्तर टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था कहाँ पर? हैदराबाद में, पोल्लीपुर में, सेरिंगपट्टनम में या फिर निजामाबाद में? तो उत्तर है पोल्लीपुर में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हराया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है, आपको बताना है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, बिल्कुल सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो उन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, तो वो रूस गए थे। ऑप्शन ए जो है आपका सही है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। शेष सभी कथन असत्य थे। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, न कि नासिक में।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि तो 1784 में हुई थी। सालबाई संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। तो सही मिलान 4213 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4213 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन था। इसमें हमने क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पीसीएस तथा विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।